नमस्कार साथियों। अगर आप रीट मेंस या थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको पिछले वर्षों से पूछे गए गणित के सवालों हाथ से लिखे नोट्स में आसान ट्रिक के साथ समझाने वाले हूँ। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपको ये पूरा वीडियो देख लिया तो कम से कम 5 सवाल मतलब 10 से 15 नंबर के सवाल आपको यहाँ से बन जाएंगे। तो रीट मेंस में पिछले साल से आए क्वेश्चन में से उनके ट्रिक और उसके सॉल्यूशन को आपको बताएंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? तो देखो, ऑप्शन 2, 3, 1 और 5। तो इसका हल क्या है? अभाज्य संख्या वह होती है जिनमें केवल दो भाजक हो, मतलब एक जो खुद से भाग जाता है और एक जो एक का भाग जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, एक। तो इसमें ट्रिक है कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। और इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। तो ये आपको डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। लेवल 1 और लेवल 2 में ये सवाल डायरेक्ट बहुत बार पूछा गया है। जैसे अगला सवाल पूछ लिया जाता है कि एक अभाज्य संख्या बताओ जो सम हो। तो एकमात्र सिर्फ दो ही है जो एक सम संख्या भी है और वह अभाज्य है। इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। यह सवाल रीट में सीधे या इसी पैटर्न पर आ चुका है। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो किताबों में नहीं मिलेगी। पूरे वीडियो में आपको 10 से 15 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। तो दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो हम सब जानते हैं 169 यानी 169 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें भी देखो एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जिसका भी इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 आ जाए तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके अलावा 1, 4, 5, 6, 9 आ गया या पीछे डबल जीरो आ गए तो वो हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगला सवाल है, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 45 है तो मध्य संख्या ज्ञात करें। तो 45 में 3 का भाग देने पर 15 प्राप्त होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो ट्रिक क्या है कि योग को 3 से भाग दे देंगे। अगला सवाल है, यदि कोई संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो यानी दोनों से भाग जाता हो तो वह किससे विभाज्य होगी? तो हम जानते हैं कि 3 और 5 से विभाज्य मतलब 3 और 5 का एलसीएम लेने पर क्या आता है? 15 आएगा। तो वह हमेशा किससे विभाज्य होगी? 15 से विभाज्य होगी। तो ट्रिक क्या है? दोनों से विभाज्य उसके एलसीएम से भी है, तो ये एलसीएम क्या आ गया? 15। तो किससे विभाज्य होगी? 15 से। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो कम से कम 5 सवाल सीधे आपके बन जाएंगे। अब अगला सवाल एलसीएम और एचसीएफ से है। तो आपको हर टॉपिक में से 3-4 सवाल देंगे ताकि आपके एग्जाम में सीधा का सीधा वही क्वेश्चन आए। तो सवाल है, दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है तथा संख्याओं का एलसीएम 72 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? बहुत इजी सवाल है, तो हम इसका आंसर करते हैं। तो देखो, किसी का भी गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होता है, यानी गुणा होता है। तो 6 × 72 को गुणा करेंगे तो क्या आ गया? 432। तो उसका आंसर क्या हो गया? 6। तो ट्रिक क्या है? एलसीएम और एचसीएफ का गुणा ही उसका क्या होता है? गुणनफल होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। यदि दो संख्याएं सहअभाज्य हैं तो उसका एचसीएफ क्या होगा? तो हम सबको पता है, सहअभाज्य संख्याओं में उनके दो गुणनखंड होते हैं, एक तो स्वयं और एक एक। तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 1 होगा। तो सहअभाज्य संख्याओं में हमेशा उनका एचसीएफ 1 होता है। तो ये सवाल भी हो गया है। अब देखो, अगले सवाल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 प्रतिशत के ऊपर है। तो 20% का 150 कितना होगा? तो इसका हल भी बिल्कुल ईजी है। तो देखो, 20% मतलब क्या होता है? उस संख्या का 1/5वां भाग। तो 150 में अगर 5 का भाग देंगे तो हमें 30 प्राप्त होंगे। तो 20% का 150 कितना होता है? 30, जो कि इसका आंसर हो गया। तो आगे बढ़ने से पहले अभी शेयर बटन दबा दीजिए ताकि ऐसी क्लास रोज आपको मिलती रहे, जिसमें आपको ऐसी ऐसी ट्रिक मिलेगी जो किताबों में कहीं नहीं मिल पाएगी। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके ट्रिक के लिए।
तो ट्रिक है x% का y बराबर होता है y% का x। तो अब अगला क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ाकर फिर उसे 10% घटाया गया है तो परिणाम क्या होगा। तो इसमें हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, कभी भी उतने ही परसेंट बढ़ाकर उतने ही परसेंट घटाया जाता है तो हमेशा उसमें कुछ न कुछ हानि होगी। हम ये सोचते हैं कि इतने ही परसेंट घटाकर उतने ही परसेंट बढ़ा दिए हैं तो कोई हानि नहीं होगी, लेकिन इसमें हानि होती है। तो इसका हल देखो, मान लो 100 रुपये है तो 10% की वृद्धि हुई तो 110, और वापस अगर 10% की कमी हुई तो 110 का 10% 99 होता है। तो देखो कितने परसेंट की हानि होगी, 1% की हानि हो गई। तो ट्रिक क्या है, समान परसेंट में वृद्धि और समान परसेंट में कमी हो तो हमेशा हानि होती है। और आप 100 मानकर आप उस सवाल को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो अगला सवाल अनुपात समानुपात का है। जैसे सवाल नंबर 9 में है, 2 किग्रा और 500 ग्राम का अनुपात समानुपात ज्ञात करें। तो अनुपात और समानुपात निकालने के लिए पहले इकाई को समान करना पड़ेगा और उसके बाद उनका अनुपात समानुपात निकाल सकते हैं। जैसे 2 किलोग्राम का इकाई ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया तो 2000 और अनुपात 500, तो 4:1। तो ट्रिक क्या है, पहले इकाई को क्या करना है, समान करना है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 में, यदि A अनुपात B हो और B अनुपात C हो तो B का मान क्या होगा। तो अब नियम जाते हैं, A का गुणा D से होता है और B और C का आपस में गुणा हो जाता है, तो B² बराबर AC। तो आंसर क्या हो गया, B² बराबर AC। तो ट्रिक क्या है, मध्य समानुपाती का नियम। तो इसमें मध्य समानुपाती का नियम क्या है, मध्य वाली संख्याओं का गुणनफल और बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, लाभ और हानि का। तो देखो प्रश्न है, 10% लाभ और 10% हानि का कुल परिणाम क्या होगा। तो जस्ट अभी हमने ये सवाल किया था कि कभी भी किसी उसी संख्या से लाभ और उसी संख्या से हानि होती है तो उसमें क्या परसेंट होता है, हानि परसेंट होता है। तो देखो वही संख्या लेते हैं, 100 पर लाभ कितना 10% तो 110, और फिर 110 पे 10% क्या होगी, हानि होगी। तो 110% का हानि का 10% 99, तो टोटल मिला के 1% की हानि हो गई। तो ट्रिक क्या है, 10% लाभ प्लस 10% हानि में क्या होता है, हमेशा 1% की हानि होती है। तो इसमें प्रतिशत वाले सवालों में कभी भी संख्याओं को अगर 100 से किया जाए तो वह सवाल बहुत इजी तरह से हो जाता है। तो कभी भी परसेंट वाले सवाल आ जाए और अगर आपको दिया हो तो उसे 100 मान लीजिए और उसके बाद उसको हल करें तो वो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बीजगणित का है। तो है, यदि 2x + 5 = 15 तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये तो सबको आता है कि 2x, ये 15 यहाँ पर है, 5 माइनस का हो जाएगा और 15 में से 5 गए 10 और 2 गुणा में इधर गए तो भाग में, तो x का मान क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसमें कुछ नहीं, ट्रिक है, नॉर्मल है, रेखिक समीकरण का हल। वो नॉर्मल नियम है, वो आपको मैंने एक क्लास में लिखवा चुका हूँ, वो आपको उस क्लास में जाकर देखना है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13, A + B का होल स्क्वायर। यह आपको सबको मालूम है, A + B का होल स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद है और उसको खोल भी सकते हैं। तो सीधा सीधा याद करना है, A का स्क्वायर + B² + 2AB। ट्रिक ये है, कभी भी याद रखना, A + B का स्क्वायर नॉट इक्वल टू A² + B²। डायरेक्ट मत खोल देना है, इसमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो A² + 2AB + B² होता है। A - B का होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है, A² + B² - 2AB। A² - B² होता है A + B A - B। ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो आपको लिखवाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है ज्यामिति से, प्रश्न नंबर 14, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग सबको मालूम है कि 180 डिग्री होता है, और त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग तो होता है 360। तो त्रिभुज क्या, कोई भी बहुभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, छठभुज, सप्तभुज, सबके बाह्य कोणों का योग 360 होता है, और अंतःकोण का योग त्रिभुज का 180, चतुर्भुज का 360, पंचभुज का 540, तो ऐसे बढ़ता रहता है। अगला सवाल है, समद्विबाहु त्रिभुज में कौन से कोण बराबर होते हैं। तो हम सबको मालूम है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाओं के सामने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। तो सामने वाले कोण, तब ट्रिक क्या है, दो बराबर भुजाओं के आधार कोण क्या होते हैं, बराबर
होते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 16। तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? तो देखो, एक वर्त में हम अनंत जीवाएं डाल सकते हैं, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी कहाँ बनेगी? जब केंद्र से होकर गुजरेगी तब वर्त की जीवा सबसे बड़ी बनेगी। तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी? केंद्र से गुजरेगी वो। तो केंद्र से गुजरने वाली को क्या कहते हैं? वर्त का व्यास कहते हैं। तो वो जो वर्त का व्यास होता है वही वर्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने ट्रिक के साथ कर लिए हैं। तो ये ट्रिक्स आपको एग्जाम में बहुत से सवालों को हल करने के लिए काम आएगी। तो अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है क्षेत्रमिति, मतलब क्षेत्रफल से संबंधित इसमें एक सवाल आएंगे। तो वो सारे क्षेत्रमिति में होंगे। तो सवाल है क्षेत्रफल किस इकाई में मापा जाता है? तो हम सबको मालूम है कि क्षेत्रफल का इकाई का मापन हमेशा वर्ग में होता है। किसी का भी क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका इकाई का मापन वर्ग होता है। तो ये ट्रिक क्या है? एरिया इक्वल टू स्क्वायर यूनिट। इसका इकाई मापन क्या होता है? स्क्वायर। अगला क्वेश्चन 18। घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। इसी तरह एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का आयतन क्या होता है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरह गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब तथा अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये सब आयतन डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो सीधा का सीधा ये फॉर्मूले याद करने से आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगला सवाल 19वां सवाल है, यदि उत्तर की इकाई गलत है तो परिणाम क्या होगा? तो देखो, कभी भी किसी भी सवाल में कोई भी अगर इकाई अगर गलत होती है तो वो सवाल हमेशा गलत होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इकाई गलत होने पर उत्तर भी गलत माना जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं कि आलू को हम लीटर में नहीं माप सकते, दूध को घी को हम किलो में मीटर में नहीं माप सकते, तो वह सवाल गलत हो जाएगा। कपड़े को हम किलोग्राम में नहीं माप सकते, दूरी को हम लीटर में नहीं माप सकते, तो ये सवाल क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। अगला सवाल है समान परिमाप होने पर किस आकृति का क्षेत्रफल अधिकतम होता है? तो इसमें कुछ नहीं करना है, वर्त का क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा? अधिकतम होगा। तो ट्रिक में क्या लिखना है कि कभी भी समान परिमाप होता है तो वर्त का क्षेत्रफल हमेशा अधिक होंगे। तो अगले 5 सवाल कोणों से संबंधित होंगे। तो पहला सवाल है सीधी रेखा पर कोणों का योग 180 होता है, चाहे उस पर कितने ही कोण बन जाए सबका योग क्या हो जाएगा? सीधी रेखा पर 180। तो ट्रिक क्या होगा? एक सीधी लाइन में कोणों का योग हमेशा 180 होता है। अब अगला है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। जैसे किसी भी रेखा का पूरा घुमाव जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ तक का कोण को 360 डिग्री यानी 360 डिग्री कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। इसके बाद तीसरा है शीर्षाभिमुख कोण। तो जो आमने सामने शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें ट्रिक होती है कि दो सीधी रेखाएं आपस में काटें तो उसमें आमने सामने बढ़ने वाले कोण को ही शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और वही आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इसके साथ ही दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं, और यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री का होता है तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। अगला है परिमाप की इकाई। तो परिमाप की इकाई क्या होती है? रेखीय होती है। ट्रिक जैसे किसी भी लंबाई को हम रेखा में मापेंगे तो उसकी क्या होगी? रेखीय। आयतन की इकाई हमेशा घन होगी। घन मतलब क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 26 से लगा के करेंगे सवाल। तो पहला सवाल है कौन सी संख्या 9 से विभाज्य होगी? तो देखो, इसकी भी ट्रिक है। जिस संख्याओं का योग अगर 9 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो देखो 3, 4, 5 का वो योग करते हैं तो 12 आता है, तो 9 से विभाज्य नहीं है। 352 में भी इनका योग 10 है तो वो भी 9 से विभाज्य नहीं है। 368 में भी योग 17 है तो वो भी 9 से विभाज्य नहीं है। और अगली संख्या का भी योग कितना है? 11 है तो वो भी नहीं है। तो इसमें से आंसर कुछ नहीं होगा।
तो उनका अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से होना चाहिए, तो 9 से विभाज्य होगी। तो 9 और 3 से विभाज्य होने का नियम यही है कि उन अंकों का योग करके उसमें अगर 3 या 9 का भाग देते हैं, अगर वो भाग पूरा जाता है तो वह संख्या उससे विभाजित हो जाती है। तो संख्याओं की विभाज्यता के नियम को हम अगली क्लास में आपको लिखाया हुआ था, आप उस क्लास में जाके विभाज्यता के सारे नियम देख सकते हैं। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो इसका नियम है कि अगर कोई भी संख्या 2 से या 3 से दोनों से विभाज्य होती है तो वह हमेशा 6 से विभाज्य भी होगी। और 2 का नियम क्या है, जिसके इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 और 0 हो तो वह 2 से विभाज्य होगी। और 3 का भी बताया कि उनके अंकों को जोड़ने पर और फिर 3 का भाग देने पर अगर 3 का भाग पूरा जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा जाएगा। तो ट्रिक क्या है, 6 से विभाज्य का मतलब 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी। तो इनका नियम हमने अगली क्लास में दिखाया हुआ है, जो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी संख्या का वर्ग 144 है तो वह संख्या क्या है। तो आंसर क्या होगा, 12। तो आपको वर्गमूल से वर्गमूल निकाल सकते हैं या फिर आप 1 से 20 तक वर्गमूल याद कर सकते हैं। रीट मैथ्स के लिए कम से कम 1 से 25 तक वर्गमूल और 1 से 10 तक घन याद रखने से हमारे समय की बर्बादी कम होगी और वो सवाल आसानी से कर पाएंगे। वर्गमूल के साथ साथ हम बीजगणित के a + b के होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर, a² - b², a + b के होल क्यूब, इनके भी सूत्र याद करके वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगले सवाल क्या बढ़ता है, 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करें। तो 12 का एलसीएम 2 × 2 × 3, 18 का एलसीएम 2 × 3 × 3। तो दोनों का एलसीएम 2 की घात 2 × 3 की घात 2। तो क्या आ गया एलसीएम, 36। ट्रिक, एलसीएम में अधिकतम घात होती है और एचसीएफ में जो उनके बीच में कॉमन होता है उसको एचसीएफ कहते हैं। अगला सवाल है 24 और 36 का एचसीएफ क्या है। और इसमें देखो जो कॉमन चीज़ आती है वो एचसीएफ होता है उसका। तो 24 का 2 की घात 3 × 3 और 36 का एचसीएफ 2 की घात 2 × 3 की घात 2। दोनों का एचसीएफ क्या होगा, तो दोनों में 2 की घात 2 कॉमन आ रही है और दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो इसका एचसीएफ 12। तो सवाल नंबर 30 का आंसर एचसीएफ क्या हो गया, 12 हो गया। तो एचसीएफ हमेशा क्या होता है, न्यूनतम होता है और एलसीएम अधिकतम। इसमें एक ट्रिक है कि एचसीएफ का मान हमेशा कम होगा और एलसीएम का मान हमेशा अधिकतम होगा। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि एलसीएम अधिक होता है या एचसीएफ अधिक होता है, तो इसलिए याद कर लेना कि एचसीएफ हमेशा कम होगा और एलसीएम हमेशा अधिक होगा। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, जो प्रतिशत के ऊपर है। तो आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। किसी संख्या का 25% अगर 50 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25% मतलब किसी संख्या का 1/4। तो किसी संख्या का 1/4 कितना है, 50 है। तो वो सीधा अपन कर सकते हैं कि अगर 200 का 1/4 होगा तो वो 50 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो वही सीधे ट्रिक है, 25% मतलब इसका 1/4। और किसी का अगर 10% हो तो उसका 1/10 भाग, और किसी का अगर 50% होगा तो इसका मतलब 1/2 भाग यानी आधा भाग। अगला 32 सवाल, 80 का 10% कितना होगा। तो 80 का 10% काट गया, बीच में गुणा लग गया और बिट्टे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो आंसर क्या गया, 8 आ गया। किसी का भी 10% मतलब उसका 1/10वां भाग। तो 80 का 1/10वां भाग क्या होगा, 10। तो हमने क्लास में ली हुई है कि 100% किसी की भी संख्या का तो वह पूरा भाग होता है। किसी भी संख्या का 50% भाग मतलब उसका आधा 25%। तो 100 का कितना, 1/4 है, तो उस संख्या का 1/4 है। और 20% उस संख्या का 1/5वां भाग होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33,
किसी संख्या में 20% की कमी करने पर 80 प्राप्त होता है तो मूल संख्या क्या है। तो मैंने उस टाइम कहा था कि कोई भी अगर परसेंटेज निकालना तो 100 मान लेना है। तो 100 का 20% कमी किया तो 100 में से 20% तो 20 कमी की तो क्या हो गया, 80 प्राप्त हो गया। तो वह संख्या क्या हो गई, 100 हो गई। तो ट्रिक क्या है कि अगर उस संख्या को 100 मान लेंगे तो हर सवाल आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। अब अगला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका योग 64 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें x मान के भी कर सकते हैं या इनको जोड़ के इसका भाग दे दिया तो 64 में 8 का भाग दिया तो 8 आ गया। तो 3 को 8 से गुणा किया तो 24 और 5 को 8 से गुणा किया तो 40। तो इनको जोड़ के उसका भाग दे दो या फिर x मान के कर लो। दोनों से ये सवाल इजी से निकल सकता है। इसमें बहुत सी ट्रिक है तो वो आप एक क्लास में आपको मैंने बताया हुआ है, वो क्लास आप देखकर ये सवाल आसानी से कर सकते हैं। ऐसे आपको पिछले वर्षों के जो रीट मेंस के जो भी पेपर के सवाल हैं वो आपके ट्रिक समेत इस PDF में दिए हुए हैं। तो आप ये पूरी PDF अगर देखोगे तो कम से कम 10 से 15 नंबर इस वीडियो से आपको मिल जाएंगे। तो कम से कम 10 से 15 नंबर के सवालों के लिए आपको सिर्फ ये 30 मिनट की वीडियो में आपको पूरे के पूरे सवाल एक साथ एक निचोड़ मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 35 पे आता है, यदि 5:x बराबर 15:45 हो तो x का मान ज्ञात करिए। तो अनुपात समानुपात में मध्य मान का गुणनफल बाहरी भागों के गुणनफल के बराबर होता है। तो बीच वाले को दोनों का गुणनफल करेंगे और बाहर वाले गुणनफल करके उसमें भाग दे देंगे। तो आंसर आ गया 15। तो अगला सवाल 36, लाभ और हानि पर 100 रुपये की वस्तु पर 20% लाभ पर बेची गई है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो हम उस वस्तु को 100 रुपये मान लिया है तो 100 का 20% 20 होता है। तो लाभ मिला है तो 100 + 20 120। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया 120। तो देखो ट्रिक वही एक सीधा का सीधा कि कोई भी वस्तु दी हुई है, कोई भी लाभ हानि कोई भी, तो उसको क्या मानना है 100 मानना है। 100 मानने से क्या हो जाएगा, सवाल बिल्कुल इजी हो जाएगा और आपको करने में आसानी होगी। आपको इसी तरह आसान सवालों के ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें ताकि और भी साथियों को रीट मेंस में 10 से 15 नंबर का फ़ायदा मिले। तो ये चैनल सब्सक्राइब करें तथा आगे वाले सवालों को हल करते हैं। तो देखो इतने सारे ट्रिक के बाद क्वेश्चन नंबर 37। अब 10-15 मिनट की क्लास बची है तो तक आप ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं, 200 रुपये की वस्तु 10% हानि पर बेची गई है तो हानि कितनी होगी। तो 100 रुपये पर 10% की हानि तो 10 रुपये की हानि होती है। तो 200 रुपये पर 20 रुपये की हानि तो हानि कितने परसेंट हो गई, 20% हानि। देखो इतने सवाल है जो इतने इजी तरीके से इतनी शॉर्ट ट्रिक दे के आपको कोई भी नहीं समझा पाएगा। आपको ये सब किताबों में नहीं मिलेगी और ना ही कोई आपको ये सब बता पाएगा। तो ये सवाल बिल्कुल आसान भाषा में आसान तरीके से जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए काम आ सकते हैं, आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा बताया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और पूरे सवालों को हल और ट्रिक्स एक साथ करें। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, बीजगणित का है। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि x + 7 = 15 है तो x का मान ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पर x के साथ प्लस में 7 है, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो 15 - 7 तो सीधा सीधा आंसर निकल रहा है। 15 में से 7 गए 8। तो बस ये सब नियम जो x के साथ गुणा में वो भाग में होता है, भाग में वो गुणा में हो जाता है, प्लस में तो माइनस का हो जाता है और माइनस का है तो प्लस में। ये आपको नियम सब के सब लिखा चुका हूँ अगली क्लास में। अब आप अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, यदि 3x = 27 हो तो x का मान। तो वही 3x मतलब x के साथ गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग में जाएगा। 27 में 3 का भाग 9। तो ये गुणा का उल्टा नियम है, वो आपको मैंने पिछली क्लास में करवा चुका हूँ। इसी के साथ साथ अगला सवाल 40वां, ये x वाले बीज गणित वाले क्वेश्चन है सब के सब। 2 कोष्टक x + 3 = 14।
तो 2 यहाँ पर देखो गुणा में, उधर गया तो भाग में, तो 14 में 2 का भाग गया 7, तो x + 3 = 7, और 3 यहाँ पर क्या है प्लस में, उधर गया तो माइनस में, तो 7 - 3 = 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। ट्रिक है पहले कोष्ट घटाओ, मतलब 2 गुणा में उधर भाग में लेके जाओ। तो यहाँ पर x के जो मान है वो आपके एक पूरी क्लास दी हुई है, वो आप वहाँ पर जाके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में ज्यामिति से संबंधित है, मैंने आपको लिखवा चुका हूँ। सीधी रेखा पर बने 2 कोणों में से एक कोण 65 है तो दूसरा कितना होगा। तो मैंने जस्ट अभी आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि 2 कोणों का योग कितना होता है 180। सरल रेखा पर 2 कोणों का योग कितना 180 होता है। तो अगर एक कोण 65 है तो दूसरा 180 में से 65 को घटा देंगे तो 115 हो जाएगा। तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा 115। तो इसका हल देखते हैं। तो 180 योग है, तो दूसरा कोण निकालने के लिए 180 में से 65 को घटा दिया है, तो क्या आ गया 115। तो सीधी रेखा पर बने 2 कोणों का योग 180 होता है। और अगर 2 कोणों का योग 90 हो तो उसको पूरक कोण कहते हैं, और 2 कोणों का योग अगर 180 हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। अगला सवाल, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है तो शेष दोनों कोणों का योग कितना होगा। तो देखो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है त्रिभुज के। अगर एक कोण 90 डिग्री है तो 180 में से 90 गए तो पीछे बच गए 90, तो दोनों कोणों का योग कितना होगा 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग तो मैंने आपको बता दिया है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। पंचभुज के पांचों कोणों का योग 540 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर एक कोण 50 है और दूसरा बराबर कोण कितना होगा। तो देखो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का योग एक बराबर होता है, तो अगर एक कोण अगर 60 का होगा तो तीनों कोण कितने होंगे 60 के होंगे। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में हमेशा 2 कोण बराबर होते हैं और तीसरा कोण अलग होता है। तो अगर एक कोण का मान 50 है तो समद्विबाहु त्रिभुज में दूसरे कोण का मान भी 50 होगा। तो क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के बीच में बने हुए कोणों का योग आपस में बराबर होता है। यह सवाल रीट में इसी पैटर्न के अनुसार बहुत सारे सवाल आ चुके हैं जो मैं आपको इस सवाल करवा रहा हूँ। तो आपको अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्षेत्रमिति, वर्ग की भुजा अगर 4 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा आंसर है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा इंटू भुजा। तो भुजा का मान दिया हुआ है 4, तो 4 × 4 तो क्या हो गया 16। तो वर्ग की इकाई क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रिक क्या है, वर्ग की भुजा क्या होती है भुजा इंटू भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का परिमाप 4 × भुजा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45, आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखो आयत का परिमाप का फॉर्मूला है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो 2 का 2 ऐसा कैसा, लंबाई दी हुई 10 प्लस चौड़ाई दी हुई है 5, तो 10 और 5 15, और 15 × 2 बराबर 30। तो आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर। तो आज हमने 45 सवाल पूरे किए हैं। इन 45 सवालों में से हमने हर सवाल के 3 या 4 ट्रिक्स दिए हैं ताकि इससे रिलेटेड जितने भी सवाल आए वो अगर रीट मेंस या 3rd ग्रेड टीचर में अगर आपके वो सवाल उनके रिलेटेड आ जाए तो वो एक सवाल से 4 सवाल आसानी से हो सके। आपको डायरेक्ट पूछते हैं तो मैंने हर सवाल में कम से कम 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उनके चारों ऑप्शन के ट्रिक बताई हुई है। वो सीधी की सीधी ट्रिक आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो वो पूरा का पूरा सवाल मैंने आपको इस वीडियो में कराया हुआ है। आपके इस वीडियो में कम से कम 45 सवालों में से अगर 10 से 15 नंबर भी अगर आपके इस वीडियो से जुड़ते हैं तो आपके इस 30 मिनट के वीडियो के अंदर कम से कम 10 से 15 नंबर का फ़ायदा हो गया है। अब इसी तरह लास्ट
20-25 दिन हैं तो उसमें आपको ऐसे ही 45 सवाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे, ताकि उसके ट्रिक और हर एक क्वेश्चन के कम से कम 4 ट्रिक होगी, तो आपके उनके रिलेटेड जितने भी सवाल आएंगे वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इससे अगली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा चैनल को अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी कम से कम 10 से 15 सवालों का फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।